स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पेंक्रियास के बारे में पढ़ेंगे। पेंक्रियास एक ऐसी ग्रंथि है जिसको हम एक्सोक्राइन तथा एंडोक्राइन दोनों के रूपों में जानते हैं। ये एक त्रिकोणीय संरचना होती है जो कि एक ड्यूडिनम के लूप के अंदर पाई जाती है। इसमें दोनों प्रकार की जो सेल्स है वो उपस्थित होती है। कुछ सेल्स जो होती है वो एक्सोक्राइन के रूप में कार्य करती है और इनके द्वारा एंजाइम्स का श्रावण किया जाता है जो कि पेंक्रेटिक जूस के रूप में आहार नाल में पहुंचकर भोजन का पाचन करने का कार्य करते हैं। जबकि जो एंडोक्राइन जो सेल्स होती है उनके द्वारा विशेष प्रकार के हार्मोन्स स्रावित किए जाते हैं जो सीधे ही ब्लड के अंदर मिक्स किए जाते हैं और टारगेट कोशिकाओं पर जाकर के अपनी एक्टिविटी प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें जो एसिनाई जो सेल्स हैं उनके द्वारा एंजाइम्स का प्रोडक्शन किया जाता है और ये एक्सोक्राइन प्रोडक्ट के रूप में आहार में पहुंचते हैं। और जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस या पेंक्रेटिक आइलेट्स जो है उनके द्वारा हार्मोन्स का श्रावण किया जाता है जिसके द्वारा फ्यूल स्टोरेज और जो उनका उपयोग है उसके अंदर ये हार्मोन्स महत्वपूर्ण अपना रोल अदा करते हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस यानी कि लैंगरहैंस की दीपिकाएं, ये इसकी जो खोज है वो 1869 के अंदर पाउल लैंगरहैंस के द्वारा की गई, जो एक जर्मन मेडिकल स्टूडेंट था। इन लैंगरहैंस द्वीप में 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। अल्फा सेल्स, इनके द्वारा ग्लूकागोन का श्रावण किया जाता है। बीटा सेल्स, इनके द्वारा इंसुलिन का श्रावण किया जाता है। डेल्टा सेल्स, इनके द्वारा सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का श्रावण किया जाता है। तथा पीपी सेल या एफ सेल्स, जिनके द्वारा पेंक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड जो हार्मोन है उनका श्रावण किया जाता है। इंसुलिन, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंसुलिन एक महत्वपूर्ण हार्मोन है जिसका श्रावण पेंक्रियास के द्वारा किया जाता है। इस हार्मोन की खोज बेंटिंग एंड जोहन के द्वारा 1923 में की गई और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है। जनवरी 1922 में लियोनार्ड थॉम्सन ने एक 14 साल के बच्चे में डायबिटीज़ के हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट किया था और उसी को इंसुलिन का इंजेक्शन इनके द्वारा दिया गया था। इंसुलिन का मुख्य कार्य कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करना है और ये दो जो टारगेट ऑर्गन्स है उसके ऊपर क्या करता है। पहला जो टारगेट ऑर्गन है वह है लीवर के अंदर इसके द्वारा ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन को प्रेरित किया जाता है तथा ग्लूकोज का परिवर्तन ग्लाइकोजन के रूप में भी इंसुलिन की देखरेख में ही किया जाता है। ग्लाइकोजन ग्लूकोज का एक स्टोरेज रूप होता है जो कि लीवर के अंदर संग्रहित रहता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस को इनहिबिट किया जाता है, यानी कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस को रोका जाता है तथा ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी इनहिबिट किया जाता है, यानी कि उनको भी रोका जाता है। मतलब कि जो ग्लूकोज जो है नया ग्लूकोज बनने से उसको इंसुलिन के द्वारा रोका जाता है। मसल्स के अंदर इसके द्वारा ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ाया जाता है तथा जो ग्लाइकोजन है उसकी स्टोरेज को मसल्स के अंदर इंसुलिन के द्वारा प्रेरित किया जाता है। इस प्रकार हम लीवर तथा मसल्स के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म है, ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म है, उसका नियंत्रण जो है वो इंसुलिन के द्वारा किया जाता है। इंसुलिन का प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म पर क्या प्रभाव होता है उसको अपन देखते हैं कि ये अमीनो एसिड्स की एंट्री को मसल्स के अंदर बढ़ा देता है और इसके द्वारा जो प्रोटीन सिंथेसिस की जो क्रिया है उसको बढ़ाया जाता है, यानी कि ये जीन ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ाता है। इसमें प्रोटियोलाइसिस को रोका जाता है, यानी कि प्रोटीन के डिग्रेडेशन को रोका जाता है और लाइसोसोमल एक्टिविटी है उसको भी कम किया जाता है। यानी कि कुल मिलाकर के प्रोटीन की सिंथेसिस को जो इंसुलिन है उस हार्मोन्स के द्वारा बढ़ाया जाता है। फेट मेटाबॉलिज्म के ऊपर क्या प्रभाव होता है, इसके द्वारा फेट की जो स्टोरेज है उसको बढ़ाया जाता है, उसको प्रमोट किया जाता है तथा ये लिपोलाइसिस को इस हार्मोन के द्वारा
इनहिबिट किया जाता है और ये लिपिड के प्रति सेंसिटिव होता है। ये लिपोजिनेसिस को स्टिमुलेट करता है और लिपोप्रोटीन प्रोटीनेज के द्वारा इसको स्टिमुलेट किया जाता है। मोड ऑफ एक्शन, इसमें क्या होता है कि जो सेल्स होती है, टारगेट जो कोशिकाएं होती है, उसके ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं उससे इंसुलिन हार्मोन बाइंड होता है और सेल मेम्ब्रेन के द्वारा सेल मेम्ब्रेन बाइंड होने के बाद साइटोप्लाज्म में इसके द्वारा सिग्नल पहुंचाए जाते हैं। दूसरा हार्मोन जो कि पेंक्रियास के द्वारा स्रावित होता है वो है ग्लूकेगोन। ग्लूकेगोन का जो स्रावन है वो अल्फा कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। जो ये कोशिकाएं जो है आइलेट्स और क्लिंगल हेल्थ के अंदर ही पाई जाती है और ये इनके आल्सो सीक्रेट ए सेल्स ऑफ स्टोमक्स एंड एल सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन, यानी कि ये जो ग्लूकेगोन है जो स्टोमक की ए सेल्स के द्वारा तथा इंटेस्टाइन की एल सेल्स के द्वारा भी ग्लूकेगोन का स्रावन किया जाता है। ग्लूकेगोन का मुख्य कार्य ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजिनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस को इनहिबिट किया जाता है। मतलब कि ग्लूकोज की जो मात्रा है वो ब्लड के अंदर ग्लूकेगोन बढ़ाता है और ये लिपोलाइसिस और कीटोजेनेसिस को प्रमोट करता है, यानी उसको भी बढ़ाता है और कैलोरोजेनेसिस को ये बढ़ाता है। यानी कुल मिलाकर के ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज की जो मात्रा है वो ग्लूकोगोन के द्वारा बढ़ाई जाती है। ये गैस्ट्रिक जूस की जो सीक्रेशन है उसको इनहिबिट करता है। साथ ही बाइल का स्रावन जो है उसको लीवर से जो लीवर के अंदर बाइल का फॉर्मेशन और इसके सीक्रेशन को इसके द्वारा बढ़ाया जाता है। थर्ड जो हार्मोन है वो है सोमेटोस्टेनिन। ये डी कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है और ये हाइपोथैलेमस तथा जीआईटी की रेगुलेशन के अंदर इसका स्रावन किया जाता है और इसके द्वारा जो है इंसुलिन तथा ग्लूकेगोन की सीक्रेशन को कम किया जाता है और साथ ही जो जीआई ट्रैक्ट है यानी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जो कैविटी है उसके अंदर जो मोबिलिटी है उसकी जो गति है उसको कम किया जाता है और जीआई सीक्रेशन को बढ़ाया जाता है। जीआई सीक्रेशन को भी इनहिबिट किया जाता है। ये फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा ये रेगुलेट किया जाता है। देखो डायबिटीज़ मेलिटस यानी कि मधुमेह रोग के बारे में आप सबने अच्छी तरह से सुना होगा और हम इसके बारे में काफ़ी पहले भी पढ़ चुके हैं। डायबिटीज़ जो मेलिटस है इसी को ही हम मधुमेह रोग कहते हैं और ये जो टर्म है थॉमस विलिस के द्वारा की गई डिस्कवर की गई थी और ये 1675 के अंदर जो यूरिन के अंदर ग्लूकोज की जो उपस्थिति है उसके आधार पर इन्होंने ये जो यूरिन की स्वीटनेस है उसके संदर्भ को लेकर के इन्होंने ये टर्म डायबिटीज़ मेलिटस को कॉइन किया था और ये एक सीरियस प्रकार का डिसऑर्डर है जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से जुड़ा हुआ है और मोस्ट कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर है। यानी कि इस रोग के बारे में सीधा ये जानते हैं कि एंडोक्राइन फंक्शन से रिलेटेड यदि किसी को ये पूछा जाए कि कौन सा रोग है तो सीधे ही डायबिटीज़ का नाम लिया जाता है। ये इतना मोस्ट कॉमन डिजीज़ है और ये इंसुलिन के कम स्रावन के कारण उत्पन्न होता है, मतलब या उसकी हाइपो एक्टिविटी के कारण होता है। यानी यदि बॉडी के अंदर जो इंसुलिन की मात्रा एक निश्चित लेवल से कम स्रावित की जाती है तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की जो मात्रा है बढ़ती ही जाती है। इसी को हम डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं और अंततः ये ग्लूकोज जो है किडनी के माध्यम से यूरिन के अंदर पहुंचता है। डायबिटीज़ मेलिटस के 3 लक्षण स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। पोलीयूरिया मतलब कि यूरिन आउटपुट बार मूत्र का आना। पॉलीडिप्सिया इसमें एक्सेसिव थ्रस्ट यानी कि प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। पॉलीफेजिया एक्सेसिव भूख और फूड जो कंजप्शन है वो किया जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा भूख लगती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और बार बार यूरिन आते हैं। ये डायबिटीज़ मेलिटस के लक्षण होते हैं।
डायबिटीज़ मेलिटस दो प्रकार की होती है। टाइप फर्स्ट, इसको अपन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी कहते हैं। ऐसी डायबिटीज़ जो कि इंसुलिन की कमी के कारण उत्पन्न होती है या इंसुलिन के ऊपर डिपेंडेंट होती है, उसका टाइप फर्स्ट कहते हैं। तथा दूसरी प्रकार की जो टाइप 2 है वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ होती है, यानी कि वो इंसुलिन की जो कंसंट्रेशन है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। हाँ, ये जो अंतर है वो अपन इसमें देख सकते हैं टाइप फर्स्ट में और टाइप सेकंड के अंदर। देखो, सब जो डायबिटीज़ मेलिटस है उसका टाइप फर्स्ट है, केवल 10% जो है रोगी पाए जाते हैं, और टाइप सेकंड के लगभग 90% रोगी टाइप सेकंड के पाए जाते हैं। और इसमें जो टाइप फर्स्ट है वो 40 साल की एज से पहले के रोगी में ये रोग उत्पन्न होता है, जबकि जो टाइप सेकंड है वो 40 के बाद की एज वाले जो मनुष्य हैं उनके अंदर देखने को मिलता है। और डायबिटीज़ मेलिटस के जो और लक्षण जो है वो अपन देख सकते हैं, जैसे पोलीयूरिया है, पोलीडिप्सिया है, पोलीफेजिया है, हाइपरग्लाइसीमिया है, कीटोएसिडोसिस है, हाइपर लिपोडीमिया है, मसल वास्टिंग है, इलेक्ट्रोलाइट्स डिप्लीशन है। ये सब लक्षण जो है डायबिटीज़ मेलिटस के होते हैं। इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, इसमें साथ साथ में इसके साथ में क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। हाइपरटेंशन, बीपी ज़्यादा हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन हो सकता है, डायबिटीज़ रेटिनोपैथी हो सकता है, यानी नज़र वगैरह कमज़ोर हो सकती है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो सकती है, डायबिटीज़ के कारण किडनी जो है उसके अंदर भी एडवर्स इफेक्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। डायबिटीज़ न्यूरोपैथी, यानी कि जो नर्व सेल्स है या नर्व सिस्टम है उसको भी एडवर्सली इफेक्टेड हो सकता है। और पीरियडोटिस भी इसके अंदर डायबिटीज़ मेलिटस के अंदर देखा जा सकता है। डायबिटीज़ मेलिटस को अपन कैसे पता चले कि डायबिटीज़ मेलिटस के टेस्ट के लिए अपन क्या, जो इसमें फास्टिंग शुगर जो होती है, ब्लड शुगर होती है वो मोर देन 126 mg पर डेसीलीटर होती है, और रेंडम ब्लड शुगर जो है वो मोर देन 200 mg पर डेसीलीटर हो सकती है। ग्लूकोज की टॉलरेंस है वो 200 mg पर डेसीलीटर से अधिक हो सकती है। ग्लाइकोसाइलेटेड जो हीमोग्लोबिन है वो मोर देन 6.5% डायबिटीज़ के रोगी के अंदर पाया जाता है। ट्रीटमेंट के अंदर जो 3 प्रकार की ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी है इसमें अपनी जाती है, जैसे इंसुलिन थेरेपी है। इंसुलिन जो है बाहर से इंजेक्शन के रूप में, टेबलेट्स के रूप में पेशेंट को दिया जाता है। और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, यानी कि ऐसे जो एजेंट जिनके अंदर ग्लूकोज कम मात्रा के अंदर उपस्थित होता है वो दिए जाते हैं। लाइफ स्टाइल के अंदर मॉडिफिकेशन करके हम जो डायबिटीज़ है उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स या स्टूडेंट्स, ये अपना आज का जो लेक्चर था वो पेंक्रियाज से स्रावित होने वाले जो इंसुलिन हार्मोन है वो किस तरह से बॉडी को में क्या क्या फंक्शन करता है, डायबिटीज़ मेलिटस क्या होती है, इसके बारे में था। और